अगर आप भी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करें, देन प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ बैच को प्लेस करें जेकेएसएसबी 2। जेकेएसएसबी सारा एक साथ है और सारा स्मॉल लेटर में होगा। बैच कोड एंटर करने के बाद ओके कर दें और आप हमारे बैच में ऐड हो जाओगे। इस बैच में आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट क्लियरेंस जैसी सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि सर ने आपको बताया था कि आपका जो मैथ्स और स्टैट पोर्शन है वो मेरे द्वारा संभाला जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मैथ्स पोर्शन फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो आपको सिलेबस तो आपने देखा होगा, आपको पता है क्या क्या टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक में से जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है सेट थ्योरी। अगर मैं सेट थ्योरी की बात करूँ तो सेट क्या होता है, सबसे पहले तो गाइस हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? तो जैसे कि आपने जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी चीज़ों के सेट सुने हुए हैं, है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ ग्लास, तो आप बोलते हो ना ये ग्लास का सेट है, ये डिनर सेट है, ये सोफ़ा सेट है, ये कुशन सेट है। बहुत सारी चीज़ों के हम सेट नाम सुनते हैं। बट अगर हम एक मतलब चैप्टर पे आ जाएं, हम स्पेसिफिकेशन पे आ जाएं, तो क्या होगा? देखो, सेट क्या होता है? अगर हम एक लेमैन की भाषा में बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग को हम सेट नहीं बोलते। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट नहीं बोलते। हम बोलते हैं सेट किसको? देखो, जब बात आ जाती है, सेट मतलब होता है वेल डिफाइंड। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो होंगे, बट ये कलेक्शन कौन सा होगा? ये कलेक्शन होगा आपका वेल डिफाइंड। तो सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। इसका मतलब क्या होगा? कलेक्शन तो है ऑब्जेक्ट्स का। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, आप मुझे आंसर देंगे इसी टाइम। ठीक है, अब देखो, आपने मुझे बता दिया कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि इसके अलावा भी पहले 5 नेचुरल नंबर हो सकते हैं? जो मैंने बोले हैं इनके अलावा क्या कोई और पहले 5 नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नो। हमारे पास पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? अगर मैं पूछूं, मुझे बताओ कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल्स होते हैं और उन वॉवेल्स के नाम बताओ। तो आपका आंसर यही रहेगा A E I O U। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? A E I O U। इसके अलावा अगर किसी और का कुछ और आंसर आया है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो अगर मैं इनके अलावा आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए टू मोस्ट रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर्स, मुझे बताइए कि 2 मोस्ट रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर्स के नाम बताइए। तो मुझे लगता है जो आपके जवाब होंगे वो ये होंगे कि एक आमिर खान और एक शाहरुख खान।
इसके अलावा और तो कोई नहीं होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके अलावा कोई भी? देखो, जब मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं जिनमें लिखा हो 2 मोस्ट रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर्स, तो गाइस हर एक का डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी हो सकता है। ये क्लियर है? क्योंकि ये चीजें वेल डिफाइंड है, ये अच्छे तरीके से डिफाइंड है, ये हर एक पर्सन के लिए सेम है। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, हर एक के लिए सेम है। बट ये चीज जो है ना, ये हर पर्सन के लिए सेम नहीं होगी। तो अगर मैं इस तरह की कलेक्शन की बात करूं तो ये जो कलेक्शंस है वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन की अलग अलग ओपिनियन होगा, हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन है तो उस ओपिनियन को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सेम ओपिनियन। ठीक है, सेम ओपिनियन की मतलब बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सेम ओपिनियन होगा, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पर्सन अपनी राय नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पे लोग क्या रखते हैं? अपनी राय रखते हैं। कि अगर मैं बोलूं कि ठीक है, मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड 5, ओनली 5, यू हैव टू चूज ओनली 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम लोगे आप? ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं। ठीक है, तो वहां पे आप अपनी अपनी राय रखोगे ना। जो आपने नाम सुने हुए हैं आप अपने अकॉर्डिंग नाम दोगे। ठीक है, जिन्होंने औरों के सुने हुए हैं वो अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो यहाँ पे आप अपना अपना ओपिनियन दोगे। और जब बात आती है अपने अपने ओपिनियन की, तो अपने ओपिनियन को कभी भी वेल डिफाइंड नहीं बोला जाता। ठीक है, ठीक है, तो इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे सेम ओपिनियन हो सभी लोगों का, उसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो अगर मैं एक सेट ले लूं, जैसे जो हमने अभी अभी पढ़ा, सेट ऑफ बॉवेल्स, सेट ऑफ बॉवेल्स। अगर मैं बॉवेल्स की बात करूं तो आपको पता है बॉवेल्स में क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये एक सेट होगा। ये टोटल मिलके क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे। उस सेट को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेट इट बी वी। ठीक है, उसको मैं वी नाम दे देता हूँ कि वी एक सेट है जिसमें ये मेंबर्स हैं। ये क्या होंगे? मेंबर्स, जस्ट लाइक फैमिली। ठीक है, कि ये एक फैमिली है और ये इस फैमिली के क्या है? मेंबर्स हैं। अब ये जो जितने भी मेंबर्स हैं, देखो इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, इसको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो, मेंबर्स बोल सकते हो, या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स। तीनों में से कोई भी चीज आप इसको नाम दे सकते हो। और ये सेपरेट हो रहे हैं किससे? कॉमा से। किससे? कॉमा से। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉमा से सेपरेट करोगे। ठीक है, और ये होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होंगे ना, जितने भी मेंबर्स होंगे किसी सेट में, उसको डिस्क्राइब किया जाता है बाय स्मॉल लेटर्स। उसको किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर्स के साथ। ठीक है, इस चीज को भी याद रखोगे। और जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमेशा किससे लिखोगे? कैपिटल लेटर से। उसको किससे लिखोगे? हमेशा कैपिटल लेटर से लिखो। क्लियर है? तो सेट ऑफ बॉवेल्स को आपने इस तरीके से देखा। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो सेट है, ये सेट है जिसका नाम है सेट वी। सेट बी किसके बराबर है? इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उसके बराबर है। अब ए इसका क्या है? मेंबर है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो ए है, ये जो एक एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है किसको? पूरे सेट को। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि मैं एक मेंबर हूं अपनी फैमिली का,
मैं क्या हूं? मैं मेंबर हूं अपनी फैमिली का, और मेरी फैमिली एक सेट है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई बिलोंग्स टू माई फैमिली। मैं किसको बिलोंग करता हूं? मैं अपनी फैमिली को बिलोंग करता हूं। मैं बोल सकता हूं ना ऐसे। तो माई फैमिली क्या है? माई फैमिली इज अ सेट एंड आई, मैं कौन हूं? मैं एक एलिमेंट ही तो हूं, मैं एक मेंबर ही तो हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट ही तो हूं, ठीक है ना। मैं अपनी फैमिली के लिए क्या हूं? ये एलिमेंट हूं, मेंबर हूं या ऑब्जेक्ट हूं। और ये क्या है? ये मेरी फैमिली है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आई बिलोंग्स टू माई फैमिली। सो ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये बिलोंग कर रहा है सेट को मतलब सेट के अंदर आ रहा है, ये सेट के अंदर आ रहा है। तो इस निशान को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये चीज याद रखना, ठीक है। और अगर मैं यहां पे एक मेंबर जो नहीं है, बी, क्या बी बिलोंग्स करेगा ए को? क्या स्मॉल बी जो है वो बिलोंग करेगा ए को? देखो, मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई छठा बंदा जो बाहर से है, मेरा पड़ोसी है, क्या वो मेरी फैमिली को बिलोंग करेगा? तो कभी नहीं करेगा। तो यहां पे क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वी जो है, सॉरी ए नहीं है, ये ए नहीं है, ये वी है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ये ए नहीं है, ये वी है, ठीक है। ये जो सेट है उसका नाम लिखा है कि ये जो स्मॉल ए है वो इसका मेंबर है। अगर इस सेट का मेंबर है तो ये इसको बिलोंग करेगा, ई भी इसको बिलोंग करेगा, आई भी इसको बिलोंग करेगा, ओ भी इसको बिलोंग करेगा और यू भी इसको बिलोंग करेगा। मतलब जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सभी इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये चीज तो क्लियर है ना। अब जो इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, जो ऐसे नंबर्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके एलिमेंट्स नहीं है, इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है, वो इसको बिलोंग भी नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? B does not belongs to V। समझ आ रही है? ठीक है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना, ठीक है। यहां तक समझ आई। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपको ये समझ आ गई कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड हमने पढ़ा दिया। इस तरीके से सेट ऑफ बॉबल्स हो गया। सेट ऑफ बॉबल्स में मैंने आपको ये बता दिया कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स होती है जिससे हम इनक्लोज करते हैं सेट को हम बांध के रखते हैं, किससे? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। और ये वी क्या है? ये सेट का नाम है और सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से ही आपने पढ़ना है। और बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स, इसका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर रहा है, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये इसके निशान होते हैं बिलोंग के, और ये डज नॉट बिलोंग के। तो इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। तो बढ़ते हैं उस पे। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, सेट की 2 टाइप्स होती हैं, रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सेट को 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली एग्जांपल दी थी सेट ऑफ बॉबल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेट ऑफ बॉबल्स की अगर मैं बात करूं तो V इक्वल टू A E
आई ओ यू। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, पांचों के पांचों मैंने लिख दिए। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए, इनक्लोज कर दिए, किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में। आपको पता है v जो होता है सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से सेपरेट किससे किया जाता है, कॉमा से, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है इससे इनको इनक्लोज किया जाता है। क्लियर है? अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं जो क्या हो, लेस देन 5, तो उसको कैसे लिखूंगा, नेचुरल नंबर है तो n से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, n से डिनोट करूंगा, कितने मेंबर्स होंगे इसके, 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 ये इसके क्या हो गए, मेंबर्स हो गए। तो मेंबर्स को हमने ऐसे लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया, और n कैपिटल लेटर से हमने डिनोट कर दिया। तो ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, जिसमें आप हर एक एलिमेंट को क्या करते हो, लिस्ट करते हो। रोस्टर फॉर्म का मतलब है ऑल एलिमेंट्स लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स लिस्टेड। ठीक है, उसको आप रोस्टर फॉर्म बोलते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आप क्या करते हो, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सेम एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होते हैं, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होते हैं, और हम उसी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहां पे क्या होता है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है सभी एलिमेंट्स के बीच में, ऑल एलिमेंट्स हैव सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जिसको वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जैसे मैं यही एग्जांपल ले लूं, सेट ऑफ वोवेल्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो जैसे मैं लिखूं, इसको v ही लिखता हूं, लेकिन इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है ना, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल। इसको क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल x। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x, फिर हम लिखते हैं कॉलन। कॉलन का मतलब होता है सच दैट x इज वोवेल। ठीक है, इस तरीके से हम अरेंज करते हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म को। देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है, यहां पे हमने क्या किए थे, सभी के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, अगर सभी के सभी वोवेल्स हैं तो सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या, कि सभी के सभी क्या है, वोवेल्स हैं। तो एलिमेंट्स ना लिखे बिना, क्योंकि कई बार हमारे पास सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते, तो तब हमें सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करना ही सही रहता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो x इज वोवेल। ठीक है, x क्या है, x, द सेट ऑफ ऑल x। v में क्या है, v में सारे के सारे x ही हैं, सारे के सारे क्या है, x, और x क्या है, x सारे के सारे वोवेल है। ठीक है, तो एलिमेंट्स बाद में बनेंगे क्या, x, सबसे पहले a आ गया, x को मान लेते हैं a क्या है, वोवेल है, x को मान लेते हैं b, लेकिन b तो वोवेल नहीं है, तो b नहीं आएगा इस ग्रुप में। तो इस तरीके से आप इसको भी अरेंज कर सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि इसमें आप प्रॉपर्टीज लिखते हो, इसमें आप एलिमेंट्स नहीं लिखते, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। यहाँ पे आप एलिमेंट्स नहीं लिखोगे, सिर्फ आप उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट डिवाइड्स 42,
ठीक है, दोनों तरफ मैं सेम एग्जांपल लूंगा ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। देखो अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं सेट ले रहा हूं नेचुरल नंबर्स का। किनका? नेचुरल नंबर्स का। पहले तो मैंने नेचुरल नंबर्स बोले, फिर उसके बाद मैंने बोला दैट डिवाइड्स 42, जो 42 को डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने का क्या मतलब है? जो एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर रहे हो, जो नंबर्स उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हो, मतलब जो उसको काट रहे हो। जैसे 42 है और डिवाइड में 6 है, तो आपको पता ना 6 7 से 42 होता है। ठीक है, तो वो नंबर लिखते हैं हमने। जैसे अगर मैं बोलूं 1, क्या 1 42 को डिवाइड करता है? तो 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो 42 को भी करेगा। 2 की बात करूं तो 2 तो करता ही है, क्योंकि 2 हर एक इवन नंबर को डिवाइड करता है, तो 42 इज अ इवन नंबर, तो उसको भी डिवाइड करेगा। 3 के टेबल में आता है, वो आपको पता है। ठीक है, अब 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के 6 के टेबल में आता है, वो हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, 6 के टेबल में आता है तो 7 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि ये 7 के साथ ही तो कटता है। 6 7 जा तो 7 6 जा भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और ये किसके टेबल में आएगा, तो अगर मैं 8 के टेबल की बात करूं तो उसमें नहीं आएगा। 9 के टेबल की बात करूं उसमें भी नहीं आएगा। 10 के टेबल में तो नहीं आएगा। 11 12 के टेबल में आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 14 के टेबल में आएगा। 14 3 जा 42 होता है। फिर 21 के टेबल में आएगा, और फिर किसके टेबल में आएगा? अपने टेबल में आएगा। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है जो इसमें आए? ठीक है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है जो इसमें आए? तो नहीं। तो ये बन गया एक सेट। ये हमने बना दिया एक सेट, जिनको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, ए नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ? ये हमने बना दी रोस्टर फॉर्म, और इसी क्वेश्चन से हम बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल, क्योंकि ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल x such that x is natural number that divides 42। क्लियर है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और देखो मैंने आपको बोला कि सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी सभी एलिमेंट्स में, हर एक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होगी, और जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी वो इस सेट में नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। ये प्रॉपर्टी किन एलिमेंट्स में है? वो एलिमेंट्स हमने लिख दिए। इनके अलावा कोई और एलिमेंट्स बनेंगे? तो कभी नहीं बनेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है जिसमें हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म का मतलब है जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सारे के सारे तो लिख नहीं सकता, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं 1 2 3, एंड उसके बाद ये एलिप्स होता है उसका यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग indefinitely, continuing indefinitely। इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं किस तरीके से? indefinitely। हमें नहीं पता कहां जाके रुकेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? नॉट काउंटेबल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते ये कितने ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 एंड उसके बाद अनकाउंटेबल, है ना। अगर मैं यहां पे भी बात करूं तो नेचुरल नंबर सच दैट x, ठीक है, सॉरी, नेचुरल नंबर द सेट ऑफ ऑल x, सारे के सारे x, और सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स की, कि सेट किस किस टाइप के होते हैं। मैं बात करूं
एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट की अगर बात करूं मैं, तो एम्प्टी सेट नाम से ही बता रहा है, एम्प्टी का मतलब है जो खाली सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट वो सेट होगा जिसमें नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसको एम्प्टी के अलावा नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। तो एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। उसको हम नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, सॉरी ऑल प्राइम इवन नंबर, प्राइम होने चाहिए और साथ में इवन होने चाहिए एक्सेप्ट टू। तो जैसे हम लिखे सेट ऑफ ऑल प्राइम इवन नंबर, प्राइम भी होने चाहिए और इवन भी होने चाहिए, प्राइम और इवन दोनों होने चाहिए, लेकिन टू नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए। एंड हमें पता है कि कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं है टू के अलावा। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू क्या है? टू इज द ओनली प्राइम नंबर। टू इकलौता प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। टू एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, टू के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या सेट बनेगा? सेट को नाम दे दो ए, एलिमेंट कितने होंगे? कोई भी नहीं होंगे। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे, या तो इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे या इसको करेंगे अरेंज फाई से। फाई का मतलब होता है नल, कि कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं इसको, फाई, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये पहली टाइप है जिसका नाम है एम्प्टी सेट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी टाइप पे, ठीक है। तो साथ साथ में उतारते जाओ। अब मैं बोलूं अगर दूसरी टाइप का नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब होता है वो सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख लूं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर के सेट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, उसका नाम है 2। तो आपका आंसर क्या होगा? A इक्वल टू, ठीक है। तो सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो आपको मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स हों, जिनके ओनली टू फैक्टर्स हों। जैसे मैं बात करूं अगर 2 की, तो 2 का एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा ये खुद होता है। फैक्टर का मतलब है जिनसे ये डिवाइड हो सकते हैं, फैक्टर का मतलब है जिनसे ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। अब और इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है 2 4 6, है ना, 2 4 6 8। अब आप बोलोगे कि क्यों सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम, 2 ही प्राइम हो सकता है, बाकी क्यों नहीं होते? तो मैं अभी बताता हूं। जैसे 4 है तो 4 1 के साथ भी डिवाइड होता है, 2 के साथ भी डिवाइड होता है और खुद के साथ भी डिवाइड होता है। 6 है तो 6 1 के साथ भी डिवाइड होता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो आप खुद देख लो
कि प्राइम नंबर का मतलब है सिर्फ दो क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो सिर्फ इकलौता एक 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अगले सेट की। तो फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें आपके पास लिमिटेड एलिमेंट्स हों। क्या हो? लिमिटेड एलिमेंट्स हों जिनको आप गिन भी पाओ कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लिमिटेड भी हो और काउंटेबल भी हो, ठीक है। लिमिटेड भी हो और काउंटेबल भी हो, ठीक है। उस तरह के सेट को आप बोलोगे फाइनाइट सेट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो क्या नेचुरल नंबर को हम गिन सकते हैं 1 2 3 एंड आफ्टर दैट एप्सिलॉन, क्योंकि हम इसको गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह का जो सेट होगा उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं, कौन सा सेट होता है ये? देखो, ये मैंने एग्जांपल देनी थी फाइनाइट की, लेकिन मैं दोनों चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता था, इसलिए मैंने क्या बोला, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो लिमिटेड एलिमेंट्स हो जिसमें, और जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो। अब आपने देखा, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो वहां पे अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखो, अब कौन सा सेट बन गया है, अब फाइनाइट हो गया, ठीक है। लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताने हैं, तो वो कितने होते हैं 1 2 3 4। और अगर मैं यही जगह लेस देन 5 नहीं लगाता तो वो आपका बन जाता इनफाइनाइट। जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो आप इसको लिख सकते हो अदर देन फाइनाइट सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसके अलावा जो होंगे उनको आप इनफाइनाइट बोलोगे, तो क्लियर है, ठीक है। जो फाइनाइट नहीं होंगे उनको आप इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट में एक और चीज याद रखना कि एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट जो है वो भी एक आपका क्या है, फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट में आपको पता है कोई एलिमेंट नहीं है, तो लिमिटेड ही हुआ ना। आप जानते हो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें 0 एलिमेंट है, आप जानते हो, ठीक है। तो वो कौन सा सेट होगा आपका, वो भी आपका फाइनाइट सेट होगा। उसको कभी भी इनफाइनाइट में कंसीडर नहीं करना, वो आपका कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। क्लियर? आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।